एग्रीकल्चर, क्लास 10 ज्योग्राफी एग्रीकल्चर चैप्टर, फुल चैप्टर। इंडिया, एग्रीकल्चर एंड बी, आवर डिपेंडेंस ओवर एग्रीकल्चर, मतलब हम लोग का जो डिपेंडेंस है वो पूरे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होता है। ज़्यादा ऑक्यूपेशन ऑफ फूड, फूड गैस, इंडस्ट्रियल इनपुट्स, जैसे कि ये सब क्या है, ये डिपेंडेंस है फॉर इरिगेशन सिस्टम पे डिपेंडेंस है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस है। ये किस पे डिपेंडेंस है? एग्रीकल्चर पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में, प्रिमिटिव, सबसिस्टेंट, इंसेंसिटिव सबसिस्टेंट, कमर्शियल फार्मिंग, क्रॉप पैटर्न, राबी, खारिफ एंड ज़ादी, मेजर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, मौजूद नाम, contribution of agriculture and national economic employment and output, impact of globalization में पढ़ेंगे। तो पहले इंडिया टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इंडिया में कौन से टाइप्स ऑफ फार्मिंग होते हैं? इंडिया आर द एज ऑफ ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे एग्जांपल्स है, कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज द सिग्निफिकेंट डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो कल्टीवेशन मेथड जो चेंज हुआ है तो किसी डिपेंड में क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी हु हैज द सोशल कल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, और इसमें क्या है? प्रिमिट द सबस्टेंसिव फार्मिंग, इनसेंसिटिव सबस्टेंट फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, अब करेंगे प्रिमिटिव सबस्टेंट फार्मिंग। अभी क्या होता है इससे पहले दोस्तों हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जो कल्टीवेशन मेथड जो यूज होता है, जो यूज किया जाता है, जो चेंज सिग्निफिकेंट डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक वो फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर, और टेक्नोलॉजी हु नो एंड सोशल कल्चर प्रैक्टिसेस के ऊपर होता है। ठीक है, जैसे इसमें 3 चीजें डिवाइडेड किया गया है, तो हम 3 चीजों को पढ़ेंगे। प्रिमिटिव सबस्टेंट फार्मिंग, agriculture is practiced on a small patch of land helped for primitive tools. These types of farming depend upon a monsoon, nature fertility, soil and sustainable of other environmental conditions of growing crops. ठीक है, अब स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर पे। ठीक है, अब कैसे है? शिफ्टिंग allows the nature replenish a fertility of soil through a nature process. ठीक है, known as the different name of a different parts of a society. ठीक है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो स्मॉल प्रैक्टिसेस होता है वो भी पैच ऑफ लैंड के ऊपर, वही कहता है प्रिमेटिव टूल्स के लिए। वही किस पे डिपेंड करता है? मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर किस पे? फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और सस्टेन करता है अब हम लोग के एनवायरमेंट को, कंडीशन को, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। इसको हम बर्न्स और स्लैश एग्रीकल्चर बोलते हैं। फिर क्या होता है? जो शिफ्टिंग होता है नेचर का, और रिप्लेनिश होता है फर्टिलिटी, सॉइल को फर्टिलिटी मिलता है थ्रू द नेचर प्रोसेस के द्वारा जो फर्टिलिटी मिलती है। इज ऑल्सो नोन एज द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ए कंट्री। ओके, अब क्या है? स्लैश बर्न इन इंडिया और स्लैश बर्न इन वर्ल्ड, और स्लैश बर्न इन इंडिया और स्लैश बर्न इन वर्ल्ड क्या है, कैसा है? ठीक है, जानते हैं। पहला, in the zoomings of northeastern states like Assam, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, Purmon in Manipur, Dipa in Bastik district of Chhattisgarh and Andaman Nicobar Island. ठीक है, ये जूमीज वही ये सब कहा होता है असम, मेघालय, नागालैंड में, मणिपुर में, अंडमान निकोबार और डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में ये बर्न और स्लैश का काम होता है। फिर स्लैश बर्न इन वर्ल्ड, स्लैश बर्न इन वर्ल्ड कैसे होता है? स्लैश बर्न एग्रीकल्चर नोन एज मिलापर इन मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, पुनोको इन वेनेजुएला एंड रोको इन ब्राजील एंड मोर्सो इन सेंट्रल अफ्रीका एंड लडेंग इन द इंडोनेशिया, रे इन विटमैन। इसलिए ये सब को बर्न स्लैश को कहा जाता है, अलग अलग नाम से कहा जाता है। सॉरी, इनसेंसिटिव सस्टेनेबल फार्मिंग। अभी क्या होता है? अंडरस्टैंड है, इनसेंसिटिव सस्टेनेबल फार्मिंग क्या होता है? ये हाईली पॉपुलेशन होता है, मोर, क्या है? ये हाईली पॉपुलेशन होता है, मोर फूड फॉर देम, और ये लिमिटेड लैंड में होता है। हाउ टू प्रोड्यूस मोर, ताकि तो प्रोड्यूस किया जाए तो ज्यादा मात्रा में। इनसेंसिटिव फार्मिंग क्या होता है? इट इज अ लेबर इनसेंसिटिव फार्मिंग where does the high dose of biochemical inputs and irrigation used to obtain the high production. हाई प्रोडक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है?
ये फर्टिलाइजर्स का, फिर बायोकेमिकल का, ये सब का इसका यूज किया जाता है हायर प्रोडक्शन के लिए। किसके पानी के हायर प्रोडक्शन के सबका यूज किया जाता है। अब आया देयर वी नीडेड इंटेंसिव फार्मिंग। अरे क्यों होता है? हाईली इनहेरिटेशन के लिए। रिड्यूस द लैंड साइज होल्डिंग, फार्मर्स आर फोर्स्ड टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फॉर लैंड, लिमिटेड लैंड, प्लेसेस इनॉर्मस प्रेशर फॉर लैंड, फॉर एग्रीकल्चर लैंड। में क्या है, एक तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, एक तरीके से उस पर क्या क्या प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है लिमिटेड लैंड के और मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए, लैंड होल्ड को रिड्यूस करने के लिए और क्रिएट इनॉर्मस प्रेशर्स के लिए, ठीक है। अब कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? फार्मर्स परफॉर्म फ्रॉम ए perspective of earning money by higher production through using the higher dust modern inputs like high yielding variety HYV seeds and chemical fertilizers, insecticides and pesticides का इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। The degrees of commercial of agriculture for various from of region to another, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि राइस कमर्शियल का हरियाणा में, पंजाब में, बट उड़ीसा सब्सिडी ऑफ क्रॉप, ठीक है। अब यूएस का फार्मिंग एक टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। कौन से बेस पे होता है? टेक्नोलॉजी के बेस पे। उसका टेक्नोलॉजी की मदद से होता है। TECH टेक्नोलॉजी फार्मिंग, FARMING फार्मिंग। और ये है इंडियन फार्मिंग। इंडियन फार्मिंग। फिर द प्लांटेशन ऑल्सो टाइप ऑफ ए कॉमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन को क्या कहा गया? एक टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग कहा गया है। फिर प्लांटेशन, अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। द प्लांटेशन हैज इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है? पहला, कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनपुट्स, migrate labors, raw materials for industries and produce, well-developed network of transport communication system is essential। ये सब की जरूरत है। लार्ज टैक्स होना चाहिए, लैंड का कैपिटल इन्वेस्ट इनपुट्स होने चाहिए, माइग्रेटेड लेबर्स होने चाहिए, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस करने के लिए, और वेल डेवलपिंग नेटवर्क होना चाहिए ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फॉर एसेंशियल के लिए, ठीक है। जैसे इंडिया में टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा से इंपॉर्टेंट प्लांटेशन होते हैं क्रॉप्स के, ठीक है। अगर क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? द फिजिकल डाइवर्सिटी इज प्यूटिलरी ऑफ ए कल्चर इन इंडिया रिफ्लेक्टेड बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन। तो तीन टाइप के मेन क्रॉपिंग सीजन होते हैं। पहला सोइंग पीरियड है। सोइंग पीरियड में क्या होता है? और ये कब होता है? मानसून में होता है, जून से जुलाई के बीच में होता है। राबी क्या है? विंटर में होता है, ये अक्टूबर से नवंबर, और ज़्यादा होता है मार्च से अप्रैल के बीच में होता है, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? हार्वेस्टिंग पीरियड का होता है सितंबर से अक्टूबर, समर में मार्च से अप्रैल, और ज़्यादा मई से जून, ठीक है। अब क्रॉप्स कौन कौन से ग्रो होते हैं? पैडी, मेज, जोवर, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब ग्रो करते हैं खरीफ सीजन में। राबी में वीट, बेरी, पिल्स, ग्राम और मस्टर्ड ग्रो होते हैं, और जादी में वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फ्लोर ग्रो। फिर इरिगेशन क्या है? रेनफॉल होता है वेस्टर्न टेम्पलेट्स ऑफ साइक्लोन एंड कैनल, प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड ट्यूबवेल टेक्स वेल, ठीक है। अब पर खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स के दो जादी क्रॉप्स, ठीक है। In the state like Assam, West Bengal and Odisha, the three crops of paddy are grown in the year. These are uns and aim for borrow. Uns, aim and borrow. अब ये क्या होता है? शुगर के almost a year to grow. Why? आखिर क्यों? किस लिए? आसाम मतलब स्टेट है, जैसे आसाम हो गया, बंगाल हो गया,
और उड़ीसा हो गया जिसमें 3 क्रॉप्स पैडी होते ग्रो होते हैं। इसका नाम क्या गया बोर्ड, इसका नाम दिया गया है। मेजर क्रॉप्स क्या होते हैं? मेजर क्रॉप्स जैसे कि फूड फूड एक फूड हो गया, एक नॉन फूड हो गया। फूड में गेम्स, फूड क्रॉप्स एंड अदर देन गेम। अब इंडिया के अंदर वेरिएशन टाइप के होते हैं, जैसे सॉइल क्लाइमेट प्रैक्टिसेस में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स का ग्रोथ होता है। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स ग्रेइंग। अच्छा, हम पढ़ेंगे पहले राइस, व्हीट, मेज। ठीक है, अब खारिफ क्रॉप, इस सीजन क्रॉप खारिफ क्रॉप होता है। इसका कितना डिग्री चाहिए? 25 डिग्री चाहिए। 100 सेंटीमीटर अबव रेनफॉल होना चाहिए। ये नॉर्थर्न प्लेस, साउथर्न ईस्टर्न स्टेट्स डेक्टी रीजन में होना चाहिए। ये उड़ीसा, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु में होता है। की पॉइंट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट सीजनल क्रॉप्स होते हैं। व्हीट क्या होते हैं? राबी क्रॉप कूल ग्रोइंग सीजन, ब्राइट शाइनी सनशाइन ड्यूरिंग हार्वेस्ट, 50 to 75% रेनफॉल होना चाहिए। गंगा सतलुज प्लेन ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन, फिर पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश में होता है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको सीरियल क्रॉप में माना जाता है। मेज क्या खरीफ क्रॉप की सीजन में ग्रोथ है 21 से 27 डिग्री इसको चाहिए। 60 से 110 रेनफॉल होना चाहिए। इंडिया में 40% ऑल एग्रीकल्चर टैक्स होता है इसमें क्या पड़ा जाता है? यूपी में होता है, बिहार में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। बोर्ड यूज फॉर फूड एंड फोडर्स में यूज होता है। अब ये राइस है, व्हीट है, मेज है। ठीक है, ये पिक्चर दी गए हैं। अब मिर्च क्या है? जैसे कि जोवर, बाजरा, रागी। दिस आर नोन एज द कोर्स गेन ऑफ वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। इससे क्या है? जोवर, बाजरा और रागी में हाई सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन रहता है। ठीक है, जोवर द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप, एरिया एंड प्रोडक्शन द रेन फील्ड क्रॉप। ये हार्डली नीड्स होता है इरिगेशन में। द मेजर फॉर प्रोड्यूसिंग स्टेट लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश होता है। बाजरा क्या है? बाजरा ग्रोथ होता है सैंडी सॉइल के अंदर, शैलो ब्लैक सॉइल के अंदर। और मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग होता है स्टेट हुई राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात और हरियाणा में इसका ज्यादा मात्रा में ग्रो होता है। और जोवर का किस होता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश ये सब में होता है। और बाजरा का राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा यहाँ सब में होता है। अब आगे क्या होता है? द क्रॉप इन ड्राई सीजन एंड ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक एंड सैंडी लोमी एंड सोलो ब्लैक सॉइल। द मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट आर कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका में उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इट इज रिच इन आयरन में रिच है, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड प्रोटीन में ज्यादा पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब पल्सेस क्या होते हैं? पल्सेस इंडिया इज द लार्ज प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। थोर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम द मेजर पल्स ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, pulse need more moisture and survive even in dry season. The temperatures are 25 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. Rainfall 45 centimeter रेनफॉल होना चाहिए। पल्स क्या होते हैं? लीवियस क्रॉप्स होते हैं, हैव फॉर रिजॉर्टिंग द सॉइल फर्टिलिटी एंड फिक्सिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। दिस आर मोस्टली ग्रोन इन द रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। ये क्या होता है? मध्य प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, महाराष्ट्र में होता है, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में ये सबका प्रोडक्शन होता है। फिर क्या है? फूड क्रॉप एंड अदर देन अंडरस्टैंड द हेडिंग। और फूड क्रॉप और अदर ग्रेन्स क्या है? अब शुगर केन है, उसका टेम्परेचर होता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कितना चाहिए? 57 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स होने चाहिए। नीडेड फॉर ह्यूमस लेबर। लैंड इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील। द रॉ मटेरियल सोर्स लाइक जारी, खनसारी, शुगर एंड मोसेस और कहा जाता है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक में ये पाए जाते हैं। सेकंड क्या है? ऑयल सीड्स क्या है? जिसके अंदर ऑयल ही पाए जाते हैं। मेनली ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट एंड सीमेन, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कोकोनट सिल्क, लिंसीड एंड सनफ्लावर। ये तो ऑयल सीड्स है। ये सब क्या होता है? इसका यूज ऑयल बनता है, इनका ऑयल निकलता है। फूड जो खाने में
यूज़ किया जाता है। उससे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है एडिबल कुकिंग मीडियम्स के ऊपर इसका यूज़ किया जाता है। ये यूज एज अ रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस सोप्स कॉन्स्टेंट एंड ऑर्नामेंट। ठीक है। अब ग्राउंडनट क्या होता है? ग्राउंडनट खारिज को कहता है अकाउंट ऑफ ए हाफ ऑफ ए मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूसर इन द कंट्री। द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग इन द कंट्री में गुजरात was the highest producer of groundnut. गुजरात क्या है? हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट है, फॉलोड बाय द राजस्थान आंध्र प्रदेश इन 1992 to 20। ठीक है। किसने फॉलो किया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने फॉलो किया था। किसमें? 2019 से 20 में इसको फॉलो किया था पूरा। और कहाँ ये ज्यादातर पाया जाता है? गुजरात में। गुजरात में ये ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है। गुजरात में ज्यादातर पाए जाते हैं। ओके, सेट करते हैं। ओके, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब लीन सीड क्या? अब नहीं, एक मिनट। अब लीन सीड क्या होता है? मस्टर्ड क्या होता है? लीन सीड जैसे देखते हैं छोटे छोटे लीन सीड रहते हैं, और मस्टर्ड आप देख सकते हैं। ये क्या होता है? एक राबी क्रॉप्स होते हैं। ये क्या है? सेमी क्या है? इज खारिफ क्रॉप इन द नॉर्थ एंड द राबी क्रॉप इन द साउथ। और कैस्ट्रो सीड्स क्या होता है? बोथ राबी एंड खारिफ क्रॉप दोनों, ये दोनों होते हैं। ठीक है। अब टी क्या है? मतलब टी मतलब आप जैसे कि टी का प्लांटेशन देखे होंगे, जैसे कहाँ पर आसाम में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल वेल सब ट्रॉपिकल है। प्लांटेशन क्रॉप एंड ब्रेगेज क्रॉप होता है। एक्सप्लेन। ठीक है। ग्रो वेल इन द डेप फर्टिलिटी वेल ड्रेन सॉइल रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्चर फॉर फ्री क्लाइमेट। The question evenly distribute rainfall, labor intensity, industry process within the tea garden and resort freshness. Assam, Darjeeling and Jaipur district of WB। ठीक है। इस सब जगह टी का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में होता है। अब कॉफी, इंडिया कॉफी इज नोन एज ऑफ इट्स क्वालिटी अरेबिक वेराइटी ब्रॉड बाय येम। ठीक है। इंडिया प्रोड्यूस 4% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन essentially produced by Baba Moonsil, known as the production cooperative of Nilgiri in Karnataka, Kerala and TN। ठीक है। अब देखो कॉफी कहाँ पाया जाता है? कॉफी नोन एज द नोन ऑफ इट्स क्वालिटी। इंडिया कॉफी के नोन इट्स क्वालिटी में माना जाता है। ये किसने लाया था? अरेबिक ने लाया था। 4% क्या प्रोड्यूस होता है इंडिया से कॉफी प्रोडक्शन के अंदर। और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? बाबा गुंदर सिंह ने ये प्रोड्यूस होता है। ये और कॉम्पीट होता है फॉर नीलगिरी इन कर्नाटक और केरला और TNT में ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है। फिर हॉस्टल कल्चर क्रॉप्स फ्रूट्स और वेजिटेशन में इन 2016 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना से पहले चाइना और चाइना के बाद इंडिया क्या हो गया? एक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ये चला गया। इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेचर फ्रूट्स। ठीक है। इसे मैंगोस ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड जयपुर, मेघालय। बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लिंच एंड गोस ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। एप्पल स्पेस सॉफ्टवेयर कोर्स एंड जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ये सब में पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। अंडरस्टैंड द हेडिंग। अब नॉन फूड क्रॉप क्या होते हैं? ठीक है। अब नॉन फूड क्रॉप कितने होते हैं? मतलब जैसे कि जो क्रॉप के लिए नहीं होता है, जो दूसरे मटेरियल के यूज होता है। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया आपका क्रॉप जैसे जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लेवल पर ग्रो करता है। मॉइस्ट और ह्यूमिडिटी मिड्स के ऊपर, रेनफॉल मोर देन 20 सेंटीमीटर पे, टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस पे। और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में पाए जाते हैं। मेजर एरिया लाइक केरला, TNT, मेघालय, अंडमान निकोबार में ये रबर का ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या चाहिए? इसको रेनफॉल करना चाहिए 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल तो इसको चाहिए ही चाहिए। ह्यूमिड क्लाइमेट होना ही चाहिए। ठीक है।
जैसे कि एग्जाम्पल्स देन क्या है और फाइब्रिक क्रॉप्स क्या होते हैं द क्रॉप विच आर यूज एज अ फाइबर क्रॉप कॉटन जूट हेम्प एंड नेचर सिल्क आर द मेजर क्रॉप्स फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया जो क्रॉप मतलब जो जिससे हम क्रॉप्स बना देते फाइबर से जैसे कि कॉटन जूट हेम्प और नेचर सिल्क हो गया ये 4 मेजर है फाइबर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन जो ग्रो होता है इंडिया के अंदर अब सिल्क है विच क्रॉप ठीक है फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून फाइबर किससे ऑब्टेन किया जाता है कोकून से सिल्क फीड ऑन द ग्रीन लीव्स एंड स्पेशली मुगलेबरी जो सिल्क वर्म्स होते हैं वो कहते हैं वो लीफ के ऊपर फीड कर जाते हैं उससे वो क्या बन जाते हैं कोकून की तरह फॉर्मेशन कर लेते हैं ठीक है उससे सिल्क का ही प्रोडक्शन होता है अब कॉटन क्या है ओरिजिनल होम ऑफ ए कॉटन प्लांट Cotton is one of the main raw material of a cotton textile industry. Cotton grows as well as dry parts like black soil and Deccan plateaus. इससे कौन से क्लाइमेट पाए जाते हैं इसमें रिक्वायर हाई टेम्परेचर होते हैं लाइट रेनफॉल होना चाहिए इरिगेशन 124 फ्री होना डेज होना चाहिए ब्राइट सनशाइन होना चाहिए और फॉर इस ग्रोथ के लिए खारी क्रॉप्स आर रिक्वायर्ड 6 to 8 months 6 से 8 मंथ चाहिए फॉर मैच्योर के लिए मेजोरिटी प्रोडक्शन स्टेट लाइक महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश एंड एक्सेट्रा ये सब क्या है मेजर प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स मतलब जो कॉटन का जो कॉटन है जो उसका ज्यादा प्रोड्यूस होता है अब जब इंडिया क्या कॉटन ज्यादा मात्रा में किस लिए ग्रो किया जाता है किस लिए ग्रो किया जाता है रॉ मटेरियल्स के लिए किस चीज के लिए रॉ मटेरियल किस चीज के लिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्यों द कॉटन ग्रोज वेल एज द डिराइव पार्ट ऑफ ए ब्लैक कॉटन एंड डेकन प्लेट्यूस इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल में उगता है और यह डेकन प्लेट्यूस में उगता है इसे कौन से क्लाइमेट चाहिए क्या इसे कौन से क्लाइमेट चाहिए ठीक है क्या रॉ मटेरियल चाहिए फॉर कॉटन टेक्सटाइल के और ब्लैक सॉइल और डेकन प्लेट्यूस में पाया जाता है उसको कौन से क्लाइमेट कंडीशन चाहिए हाई टेम्परेचर चाहिए लाइट रेनफॉल चाहिए इरिगेशन चाहिए और 124 फ्री और डेज होना चाहिए और ब्राइट सनशाइन फॉर ग्रोथ के लिए अच्छा ब्राइट सनशाइन होना चाहिए ग्रोइंग के लिए इट इज ए खारिफ क्रॉप ये क्या है खारिफ क्रॉप है रिक्वायर चाहिए 6 से 8 मंथ तक के लिए इसको क्या चाहिए रिक्वायर चाहिए मैच्योर होने के लिए मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है महाराष्ट्र है गुजरात है मध्य प्रदेश है एक्सेट्रा इससे क्या मेजर प्रोडक्शन ऑफ स्टेट माना जाता है ठीक है और देखो कहाँ पाया जाता है मैं आपको इसे बताता हूँ ULIT पोलिटिकल मैप ऑफ इंडिया थे ये पोलिटिकल मैप ऑफ इंडिया सर्च किया है इंडिया लिखते हैं INDI इंडिया मैप ओके इंडिया मैप चाहिए इंडिया मैप अब ये देखो ये जो एरिया ये जो जैसे ये हो गया वो गुजरात ये हो गया का महाराष्ट्र हो गया सॉरी महाराष्ट्र ये सब क्या है ये सब किसका प्रोडक्शन माना जाता है ये सब कॉटन का ये कौन सा एरिया है कॉटन प्रोडक्शन के एरिया है कॉटन यहाँ पे ज्यादा मात्रा क्या हुआ प्रोड्यूस होते हैं ज्यादा मात्रा प्रोड्यूस होते हैं PRODUC प्रोड्यूस ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं ठीक है कैसा महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश ये मध्य प्रदेश ऊपर का ये एरिया जो है मध्य प्रदेश का
गुजरात वाले गुजरात से जाएंगे। ये महाराष्ट्र का एरिया हो गया, और यहाँ पे जो हो गया वो हो गया आपका, यहाँ पे ये हो गया मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब जूट क्या होते हैं? जूट आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रोज एज वेल एज द वेल ड्रेन फर्टाइल soil flood the flood plain area where the soil are renewed every year। जहाँ पे जूट का जो प्रोडक्शन है वहाँ पे क्या होता है, सॉइल का हर टाइम उसका रिन्यू होता है। फिर हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। ज़्यादा टेम्परेचर है ग्रोथ के लिए, ठीक है। मेजर फूड प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय। ज़्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, ये सब जगह में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब जगह ग्रोथ है। जूट इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ये यूज किसमें होते हैं? बैग्स बनाने में, रोप्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में, सब में इसका यूज होता है, ठीक है। ये कहाँ ग्रो होता है? ये वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, ये सब जगह ग्रो होता है। इसको कहते हैं हाई टेम्परेचर है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ में इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। और क्या है जूट वर्सेस नियॉन? अब नियॉन क्या है? ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ जूट, नियॉन जूट है हाई ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ जूट। जूट का हाई कॉस्ट की वजह से ये मार्केट में ज़्यादा मात्रा में लूज हुआ जाता है, ठीक। अब जानेंगे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन और रिफॉर्मर्स क्या होता है। वाई रिफॉर्मर्स रिक्वायर्ड? आखिर रिफॉर्मर्स क्यों चाहिए होता है? फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड विदाउट कंपेटिबिलिटीज टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन चेंजेस द हाई हिंडर पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सस्टेनेबल क्यों चाहिए? लैंड विदाउट कंपेटिबिलिटी के लिए, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के लिए, हैव हिंडर एंड पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सब सीरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म आर रिक्वायर्ड। टेक्नोलॉजी रिफॉर्मर्स होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्मर्स होने चाहिए, ठीक है। उसी इंटरनल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स होने चाहिए, जैसे कि कलेक्शन होना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए, ऑफ होल्डिंग होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्सेट्रा। लैंड रिफॉर्म आर द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो कलेक्टिवेशन कंसिडरेशन होल्डिंग जो जमींदारी होती है उस सबको क्या कहते हैं? सबको एबॉलिश कर देना चाहिए। लैंड रिफॉर्मर्स पे मेन फोकस किया जाता है हर फर्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। लिमिटेशन इसके लिमिटेशन टू इम्प्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960 in 1970 गवर्नमेंट embarked upon the ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन। क्या आती है? ग्रीन रिवॉल्यूशन आती है, व्हाइट रिवॉल्यूशन आती है। दिस लेड टू ए कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्टेड एरिया, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब क्या होता है? और 1980 से 1990 में क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स। इसमें क्या होता है? प्रोविजंस ऑफ ए क्रॉप्स इंश्योरेंस अगेंस्ट द ड्रॉट, फ्लड्स, साइक्लोन, फायर एंड डिजीजेस। इसमें क्या होता है? एक प्रोविजन क्रॉप का इंश्योरेंस लिया जाता है अगेंस्ट जब ड्रॉट पड़ेगा, फ्लड आएगा, तो साइक्लोन आएगा, फायर और डिजीज होगा, इससे बचने के लिए। इस्टेब्लिश द ग्रीन जर्मन लैंड, स्टार्ट करना जर्मन लैंड का, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बैंक है प्रोवाइड द लोन, लोन प्रोवाइड करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, पीआई स्पेस, ये किसी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हुआ जाता है। स्पेशल है वेदर बुलेटिन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम एंड फार्मिंग रेडियो टेलीविजन, ठीक है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, ठीक है। बूंदा ग्राम एंड मूवमेंट, बूंदा ग्राम मूवमेंट अब क्या होता है? यू इज बूंदा देव, ठीक है। एक स्पीच ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर महात्मा गांधी Motumdam Vimod undertook the spread the Gandhi's message convert into their country, ठीक है। डिजाइन द आइडिया ऑफ ए, ठीक है। और क्या बिलीव किया था? जो आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज के लिए ये आइडिया को एबोलिश किया, वही थे ये PINOB डिविनो BHA भेव, वो ये पर्सन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या? एक्सीडेंट और
and Poch Kemli in Andhra Pradesh. अब ये क्या होता है, इससे क्या होता है, some poor demands some land for economic well-being, ठीक है। इसमें क्या हो, श्री रामचंद्र रेड्डी थे, वो stood up the offered 80 acres of land distributed among the 80 landless villages। श्री रामचंद्र रेड्डी ने क्या किया, वो ऑफर्ड की 80 एकर्स लैंड वो डिस्ट्रीब्यूट हर एक लैंडलेस विलेजर्स को 80% लैंड देने के लिए। सम जमींदार ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेज अमॉन्ग द लैंडलेस। ये क्या किए, और ये जो था जो श्री राम रेड्डी जो ऑफर किए थे वो कौन सा मूवमेंट था, बुंदास मूवमेंट। और जो जमींदार ऑफर कर रहे थे विलेज अमॉन्ग द लैंडलेस वो था गामधन मूवमेंट। और ये जो था, ये जो ब्लडलेस मूवमेंट था, ये क्या था, एक ब्लडलेस मूवमेंट था। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेशनल इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ। शेयर इन जीडीपी में शेयर हुआ। शेयर इन एम्प्लॉयमेंट इन 2011 54.6% ऑफ टोटल वर्क फोर्सेस हुआ, एक्सपेंड हुआ। मैटर ऑफ कंसंट्रेशन हुआ, कंसर्न हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें एनी डिक्लाइन ऑफ स्टैंडर्ड इन एग्रीकल्चर विल लीड टू अ डिक्लाइन टू अनदर स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक हैविंग रिटर्न एंड इंपेरिसन सोसाइटी, ठीक है। ये चीज हुआ। अब एग्रीकल्चर में क्या हुआ, 4.2% -0.1% और 1% क्या हुआ 14 में 15 से 16 में ये चीज हुआ था। और जीडीपी इधर था, परसेंट से इसका जीडीपी आते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। एग्रीकल्चर इज एन इम्पोर्टेंट सेक्टर, स्टेप आर टेकन टू इम्प्रूव द सिचुएशन, ठीक है। अब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसंट्रेट एफर्ट्स ऑफ मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, इस्टेब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीकल्चर रिसर्च IARC, उन्होंने ये एक चीज किया, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को लाया, वेरेंट्री सर्विस ऑफ ह्यूमन ब्रीडिंग सेंटर्स लाया, फिर होलिस्टिक कल्चर डेवलपमेंट लाया, रिसर्च डेवलपमेंट फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या किया, सबको ये इम्प्लीमेंट किया। कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, तो किसमें क्या क्या कंडीशन है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया के। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज बीन डिक्लेरेटिंग एंड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसके रेट में क्या डिक्लेरेटिंग हो रहा था, सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट हो रहा था। अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो नॉट जनरेटेड इन कंट्री, अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट नहीं होता ये सब कंट्रीज में। द बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इज इंडियन फार्मर्स, रिड्यूस द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और पब्लिक का इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब खेती बाड़ी में बहुत कम हो गया, वो भी इंडियन फार्मर्स के द्वारा, ठीक है। रिड्यूस द इम्पोर्टेंट ड्यू टू लीड ऑफ डिक्रीज द कॉम्पिटिशन, इससे क्या हुआ, इसमें कमी आने लगी। फिर रिड्यूसन ऑफ सफिशिएंटली इन फर्टिलाइजर्स, इसमें भी होने लगा। उसका कॉस्ट क्या है, द फार्मर्स वर विड्रॉइंग द इन्वेस्ट देयर एग्रीकल्चर कॉजिंग द डाउनफ्लो ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर, ये होने लगा, ठीक है। अब क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एग्रीकल्चर। इम्पैक्ट क्या पता है, ग्लोबलाइजेशन होगी एग्रीकल्चर क्या, ग्लोबलाइजेशन नॉट अ न्यू फिनोमिना, एक्सप्लेन। ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट वो भी एग्रीकल्चर पे, ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये पहले से ही है। अंडर globalization, particularly after 1990s, the farmers in India had exposed the new challenge. How? क्या? Despite being an important producer of the various crops of Indian product, were not be able to compete with the product of developed countries. Highly subsidized by agriculture for those countries. मतलब ग्लोबलाइजेशन एक नया फिनोमिना नहीं। अंडर ग्लोबलाइजेशन पार्टिकुलर 1990 से जो फार्मर्स थे इंडिया के वो एक्सप्लोज होते न्यू चैलेंज के लिए। क्यों? डिस्पाइट फ्रॉम इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स, इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर का इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स वही वेस्ट क्रॉप में ये डिक्लाइन होने लगा था, नॉट एबल टू कम्पीट देयर प्रोडक्ट्स फॉर डेवलप कंट्रीज, ठीक है। हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर ऑन दोज कंट्रीज, सब कंट्रीज के अंदर ये सब चीज होने लगे। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक कम होते, लैंड साइज भी कम होते जा रही है। इंडिया एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ अ ग्रोथ स्लॉट, प्रॉपर ट्रस्ट been given in the improvement of the country, marginalize the small farmers, जो प्रॉपर ट्रस्ट हो रहे हैं इम्प्रूव किया जाता है मार्जिनाइज स्मॉल फार्मर्स के द्वारा। द ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोमिसेस मच बट टुडे अंडर द कंट्रोल विजन। ऐसा सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंडियन फार्मिंग शुड बी डाइवर्स देन क्रॉप पैटर्न्स फॉर सेल हाई वैल्यू क्रॉप्स। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, द की
what today is the green revolution, which has included genetic engineering. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, ठीक है। इंडियन फार्मर्स क्या कह रहे हैं, शुड डाइवर्सली देयर क्रॉप पैटर्न फ्रॉम ए सीरियल हाईली वैल्यू क्रॉप, ठीक है, विच इंक्रीज द इकोनॉमिक रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओके, ऐसे जॉब्स के एग्जाम्पल हुए, तो इसी साथ ही कंप्लीट होता है, इसी साथ ही कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।